एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों आज की ये क्लास होगी सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे, तो आपको देखना है कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, 20 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ना इस प्रैक्टिस में सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन रखे गए हैं, यानी कि चाहे समास हो, संधि हो या फिर पैसेज हो, विलोम हो, पर्यायवाची हो, सारे टॉपिक यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। तो आपको ये जो प्रैक्टिस है ये काफ़ी हेल्प करने वाली है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली जो भी क्लासेस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकेगी। तो देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। देखिएगा, पहला प्रश्न है, जरठ और जठर शब्द युग्म का सही अर्थ वाला युग्म कौन सा है। बताइएगा, जरठ और जठर का क्या अर्थ होता है। पेट और बूढ़ा, पैर और गर्मी, युवा पैर या बूढ़ा और पेट। तो दोस्तों जरठ का जो अर्थ होता है वह बूढ़ा होता है और जठर में क्या होता है, पेट होता है। कभी कभी आपने सुना ही होगा जठराग्नि के बारे में। तो जठराग्नि क्या होती है, जो हमारे पेट के अंदर की आग होती है उसी को जठराग्नि कहते हैं। तो देखिए, आपको अगर इनमें से एक भी का अर्थ पता है, एक भी शब्द का, तो आप आसानी से इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। तो देखिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर जरठ और जठर का सही अर्थ दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, यड़ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। ऑप्शन है स्वल्प, स्वच्छ, स्वागत और स्वांग। तो दोस्तों यड़ संधि किस में होती है, जहाँ पर ई का या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है। अगर विच्छेद करेंगे तो वहाँ पर यड़ संधि होती है। ये तो सिंपल सा है, लेकिन आपको यहाँ पर बताना है कि किस में नहीं है। तो दोस्तों अगर आप इसे विच्छेद करेंगे स्वल्प का, तो क्या होगा, सु धन अल्प होगा। इससे देखिए सु प्लस अक्ष, अगर इसे विच्छेद करेंगे तो होगा, और स्वागत का विच्छेद करेंगे तो सु धन आगत हो जाएगा। तो इसलिए ये तीनों जो है ये यड़ संधि का उदाहरण है, लेकिन स्वांग ये यड़ संधि का उदाहरण नहीं है और हमसे नहीं पूछा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका अगर हम विच्छेद करते हैं तो होता है स्वा धन अंग। अगला प्रश्न है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन है उच्च प्लस आरण, उच्च प्लस चारण, उच्चा प्लस रण और उत प्लस चारण। तो दोस्तों ये प्रश्न हमने पिछली क्लासेस में भी कर लिया है, तो आप इस प्रश्न को आप अब तक रट चुके होंगे। आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों उच्चारण का संधि विच्छेद उत प्लस चारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन देखिएगा, दिगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि या कर्मधारय। रघुपति शब्द जो है ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है, यानी कि स्त्री और पुरुष में कौन सा समास होगा। तो दोस्तों बताइएगा, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय, द्वंद्व या दिगु। देखिए, आप यहाँ पर कुछ देख पा रहे होंगे। अगर आपने समास के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, समास टॉपिक को, तो आपको पता होगा कि योजक चिन्ह जहाँ पर लगता है वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होता है, यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं। तो हमारा यहाँ पर द्वंद्व समास ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस पंक्ति में कौन सा रस है। शांत रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है या फिर हास्य रस है। तो दोस्तों ये जो लाइन दी गई है, ये पंक्ति दी गई है, इसमें श्रृंगार रस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि शोभित कर नवनीत लिए, घुटरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। इस पंक्ति में कौन सा रस है। यहाँ पर भी रस पूछा गया है, तो बताइएगा, श्रृंगार है, हास्य है, करुण है या फिर वात्सल्य रस है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, वात्सल्य रस है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या उपनिषद में। तो दोस्तों छंद का सबसे पहले हमें ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं, 16 मात्राएं, 11 या फिर 13। तो आपको पता होगा कि चौपाई जो छंद है इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं।
विपरीतार्थक शब्द जो होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं, विलोम कहते हैं, समानार्थक कहते हैं या फिर एकार्थक शब्द कहते हैं। तो दोस्तों विपरीतार्थक को विलोम शब्द भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आचार का विलोम बताना है। अनाचार, अनाचार या अत्याचार या विचार। तो आचार का विलोम क्या होगा? अनाचार होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है कि मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? सिखी, सापक, विभावरी या मत्स्य। मीन का पर्यायवाची मत्स्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अगला प्रश्न है इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह कौन सा है? ऐसा कौन सा विकल्प है जहां पर सारे शब्द इंद्र के पर्यायवाची हैं? देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में वैनते, चंद्रमौलिक, सुरपति, देवराज, मध्वा, पुरंदर, सचिपति, वासव, सुरपति, पुरंदर, उपेंद्र, अंशुमाली या फिर वैनते, मध्वा, सुरपति, वासव। तो दोस्तों बताइएगा इंद्र के पर्यायवाची कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मध्वा, पुरंदर, सचिपति और वासव। ये सारे इंद्र के पर्यायवाची हैं, ये समूह है इंद्र के पर्यायवाची का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है कि कपूर शब्द क्या है? एक तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो कपूर जो है ये तद्भव शब्द है और कर्पूर अगर लिखा होता तो वो तत्सम होता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ऊष्म महाप्राण वर्ड कौन सा है? खा है, चा है, टा है या फिर शा है। तो दोस्तों ऊष्मा कौन सा वर्ड आप बोलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ऊष्मा निकल रही है? देखिएगा शा, श, श, हा। अगर आप ये बोल के देखेंगे ये चारों वर्ड तो आपको लगेगा कि हाँ ऊष्मा निकल रही है। तो दोस्तों ऊष्म वर्ड ही तो पूछा है और साथ ही महाप्राण पूछा है, तो यहाँ पर जो ऊष्म वर्ड है वो शा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिएगा कुछ पंक्तियां दी गई हैं, पैसेज दिया गया है, इसमें से आपको प्रश्न करना है। देखिएगा पंक्ति क्या है कि पूछो किसी भाग्यवादी से यह विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। देखिए ये 4 पंक्ति हैं, इनमें से हमको 5 प्रश्न दिए गए हैं कि पहला क्या है, कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता? हमें रत्न मिल जाते, पैरों के नीचे वसुधा होती, या धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती, या रत्न स्वयं प्रकाश युक्त हो उठते। क्या होता जब भाग्य ही सब कुछ होता? कवि के अनुसार आपको बताना है, कविता जो लिखी है उसके अनुसार बताना है। तो बताइएगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती अगर हमारा भाग्य ही सब कुछ होता। अगला प्रश्न है, तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदलते हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है? रतन, प्रबल, स्वयं या उगल। तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, यहाँ पर देखिए रतन जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको तब पता चलेगा जब आप अच्छे से उस लाइन को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी है? वसुंधरा, महीप, वारिधि या जलधि। तो दोस्तों वसुधा का समानार्थी वसुंधरा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिए 19वां है कि प्रा उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह कौन सा है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सारे शब्द प्रा उपसर्ग के हैं? प्रत्येक, प्रभाव, प्रदेश, प्रसाद, प्रत्येक, प्रपत्र, प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र या फिर प्रत्युत्तर, प्रदेश और प्रपत्र। तो देखिए अगर प्रत्येक का हम उपसर्ग देखें तो इसमें प्रति उपसर्ग है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, इनमें से एक तो हमारा गलत हो गया। अगला देखिएगा प्रसाद, यहाँ पर भी प्रत्येक है तो इसमें भी प्रति प्लस एक हो जाएगा, इसमें प्रति उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो प्रा प्लस भाव, प्रा प्लस देश और प्रा प्लस पत्र, तो ये तीनों ही प्रा उपसर्ग से बने हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है? किसी के विधान का किया है, भाग्यवाद का किया है, वसुधा का किया है या फिर रत्नों का किया है? तो दोस्तों कवि ने ये जो लाइन आपने देखी, 4 लाइनें दी गई थी, इसमें भाग्यवादी आपको दिख रहा है, भाग्यवादी सबसे पहले लिखा हुआ है, यानी कि कवि ने क्या किया है यहाँ पर भाग्यवाद का
की महिमा का खंडन किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की प्रैक्टिस, ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न काफ़ी अच्छे लगे होंगे और यहाँ से आपकी हेल्प भी काफ़ी हो रही होगी। तो दोस्तों बस आज ये क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, अगली प्रैक्टिस के साथ। धन्यवाद।